इस वीडियो लेक्चर में हम इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व द फॉलोइंग मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, हमको मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं बताया था पहले भी कि क्वेश्चन जो होता है वहां पे हमारा मिक्स इंटीजर लिखा हो या ना लिखा हो इससे आपको मतलब नहीं है। आपको यहाँ पे जो कंडीशंस दिया होगा यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल मिक्स है कि ये प्योर है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया है मैक्सिमाइज z इक्वल टू 4x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 और जो कॉन्स्टेंट्स है हमारे 4x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू 5 है और सेकंड कांस्टेंट है माइनस x1 प्लस 6x2 लेस देन इक्वल टू 5 और थर्ड कांस्टेंट है माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 5 दिया है। और जो आपके यहाँ पे डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2 x3 सभी क्या है नॉन नेगेटिव है, मींस क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो x1 एंड x3 है इंटीजर्स, तो देखिए यहाँ पे हमको कैसे पता चलेगा कि मिक्स इंटीजर है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अगर देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में डिसीजन वेरिएबल हमारे पास x1 x2 x3 हैं। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दिया है उसमें 3 डिसीजन वेरिएबल है x1 x2 x3, लेकिन यहाँ पे x2 के बारे में कुछ नहीं बताया, बस यहाँ पे ये बोल दिया है कि x1 एंड x3 हमारे इंटीजर होनी चाहिए। तो x1 x2 इंटीजर है और x2 आपका नॉन इंटीजर भी हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं जिसके लिए हम सबसे पहले सिंप्लेक्स मेथड का यूज करते हैं। तो इसके लिए हमको सिंप्लेक्स मेथड के लिए हमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम है और फिर जो बी आई है। ठीक है, यहाँ देखिए 3 कांस्टेंट है और इसमें बी आई 5 है, इसमें बी आई जो है आपका 5 है, इसमें भी 5 है, तीनों क्या है पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे हम सिंप्लेक्स मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको फर्स्ट कांस्टेंट में एक स्लैक वेरिएबल, सेकंड में एक स्लैक वेरिएबल, थर्ड में एक स्लैक वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा। तो हम क्या किए कि converting the given problem into standard form by introducing slack variables x1 is greater than equal to 0, second है हमारा s2 is greater than equal to 0 और थर्ड slack variable हम यहाँ पे यूज किए s3 is greater than equal to 0। ओके, तब हमारा जो ऑब्जेक्टिव जो हम प्रॉब्लम है हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं मैक्सिमम z इक्वल टू, यहाँ तो हमारे पास स्टार्टिंग में 4x1 प्लस 6x2 प्लस 2x3 था, हम यहाँ पे 3 स्लैक वेरिएबल डिफाइन किए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको 0 इंटू s1 प्लस 0 इंटू s2 प्लस 0 इंटू s3 लिखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में तो था नहीं, हम अपने से ऐड किए तो 0 0 0 के फॉर्म में हम ऐड कर दिए। कांस्टेंट की अगर बात करें तो पहला कांस्टेंट हमारा 4x1 माइनस 4x2 लेस देन इक्वल टू 5। अगर हम यहाँ पे s1 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4x1 माइनस 4x2 प्लस s1 इक्वल टू 5 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हम s1 ऐड किए, सेकंड में s2 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा माइनस x1 प्लस 6x2 प्लस s2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। थर्ड वाला आपका क्या होगा माइनस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस क्या हो जाएगा s3, यहाँ पे s3 ऐड करेंगे इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 5। ओके, ये आपका कांस्टेंट हो गया। तब देखिए यहाँ पे हम क्या किए सिंप्लेक्स टेबल का यूज करेंगे। अब जब आप इसका सिंप्लेक्स टेबल का यहाँ पर यूज करोगे तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए सिंप्लेक्स टेबल में पहला कॉलम आपका सी बी होगा, सेकंड कॉलम वाई बी का होगा, थर्ड कॉलम एक्स बी का होगा, फिर यहाँ पर x1 होगा, फिर यहाँ पर x2 होगा, फिर x3 होगा, फिर यहाँ पे s1 s2 s3 जितने वेरिएबल्स थे हमारा उतने हम यहाँ पे नोट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारा 3 स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं, पहला है s1 s2 s3, तो यहाँ पे वाई बी कॉलम में आपका s1 आएगा, s2 आएगा, s3 आएगा। इसके कॉस्ट सीजे की कॉस्ट अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए x1 का मल्टीपल 4 है, x2 का 6 है और s3 का 2 है और s1 s2 s3 के तो 0 है, तो x1 के करस्पॉन्डिंग 4, x2 के करस्पॉन्डिंग 6, x3 के करस्पॉन्डिंग 2 और यहाँ पे s1 का 0, s2 का 0, s3 का 0 हो गया। अगर हम यहाँ देखें स्लैक वेरिएबल s1 है, s1 का यहाँ पे कॉस्ट स्टार्टिंग कॉस्ट 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए, s2 का कॉस्ट यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिखे और s3 का भी कॉस्ट आपके पास 0 है तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए। ओके, अब हम यहाँ पे एसबी कॉलम को फिल करेंगे। तो एसबी कॉलम क्या होता है जो आपके कांस्टेंट्स है उसमें जो राइट साइड की वैल्यू होती है उसको हम एक्सबी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या आपका 5 5 5, तो फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग भी 5 है, सेकंड के करस्पॉन्डिंग भी 5 है, थर्ड के करस्पॉन्डिंग भी 5 है। ओके, अब यहाँ पे हम एंट्रीज करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो की एंट्री करते हैं। फर्स्ट रो आपका कौन सा है फर्स्ट कांस्टेंट से है ना, तो फर्स्ट कांस्टेंट में x1 का मल्टीपल 4 है, x2 का मल्टीपल -4 है और s1 क्या है यहाँ पर 1 है, s1 का कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पे देखिए x1 का 4, x2 का 4 -4 और x3 तो है ही नहीं है तो x3 का क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, s1 का 1, s2 तो है नहीं तो 0 हो जाएगा, s3 भी 0 हो जाएगा। सेकेंड कांस्टेंट की बात की तो यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट -1 है, x2 का 6 है और s2 का 1 है और बाकी तो है ही नहीं है, तो x1 का यहाँ पे -1, x2 का 6 और x3 का यहाँ पे 0 हो जाएगा।
S1 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, S2 का 1 हो जाएगा और S3 का 0 हो जाएगा। और थर्ड कांस्टेंट की अगर बात करें तो थर्ड में यहाँ पे हमारे पास x1 का कोफिशिएंट -1, x2 का 1 है, x3 का 1 है और s3 का 1 है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखे, x1 का -1, x2 का 1, x3 का 1 और s1 का आपका 0 होगा, s2 का भी 0 होगा और S3 का आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ZJ की वैल्यू निकालेंगे, ZJ वाले की। ZJ की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, CB वाले का यहाँ पे x1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी xb के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको xb के करस्पॉन्डिंग ZJ मिलेगा। फिर ऐसे ही x1 के करस्पॉन्डिंग करेंगे तो x1 के करस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा। x2 के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको x2 का मिल जाएगा। सेम ऐसे ही x3 का मिलेगा, फिर s1 का, फिर s2 का, फिर s3 का मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई xb वाले का हम देखते हैं। 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, 0 का मल्टीप्लाई 5 के साथ 0, तीनों को ऐड करेंगे 0 0 0 0 मिल जाएगा। x1 का क्या मिलेगा आपको, x 0 का 4 के साथ होगा तो यहाँ पे 0, 0 का -1 के साथ 0, 0 का -1 के साथ 0 ऐड करेंगे तो आपको 0, फिर 0 का -4 के साथ 0, 0 का 6 के साथ 0, 0 का 1 के साथ 0 ऐड करेंगे तो आपको 0, फिर थर्ड वाला 0, नेक्स्ट 0, नेक्स्ट 0, 0 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे ZJ माइनस CJ निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे ZJ क्या है, 4, 0 है, सॉरी 0 - 4 आपको क्या मिलेगा, -4, 0 - 6 आपको -6 मिलेगा, 0 - 2 आपको -2 मिलेगा, 0 - 0 आपको 0 मिल जाएगा, 0 - 0 0 मिल जाएगा और 0 - 0 आपको 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ZJ माइनस CJ वाले कॉलम को, ठीक है, ZJ माइनस CJ वाले रो को एक्चुअली देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं नेगेटिव टर्म्स, तो देखिए यहाँ तो मोर देन वन नेगेटिव टर्म्स है, मोर देन वन नेगेटिव टर्म्स है तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो मोस्ट नेगेटिव टर्म्स होगा, मीन्स क्या होगा, सबसे लिस्ट नेगेटिव टर्म्स। तो यहाँ पे लिस्ट नेगेटिव टर्म्स आपके पास क्या है, सबसे छोटा जो नेगेटिव टर्म्स है -6 है। ओके, अब -6 है तो -6 जो है किस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग है, x2 वाले के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x2 जो होगा बेसिस में एंटर करेगा, जो नया टेबल हम बनाएंगे उसमें x2 जो होगा बेसिस में एंटर करेगा। अब लीव कौन करेगा, तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, लीडिंग एलिमेंट। तो लीडिंग एलिमेंट देखिए हम x2 कॉलम से ही मिलेगा ना, तो मैं बताया था कि 0 और नेगेटिव कभी भी लीडिंग एलिमेंट यहाँ पे नहीं होगा, तो नेगेटिव है। ठीक है, जब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका सिंपलेक्स मेथड में नेगेटिव कभी भी लीडिंग एलिमेंट नहीं मिलता है और 0 भी नहीं मिलता है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, मतलब लीडिंग एलिमेंट 6 हो सकता है, 1 हो सकता है, दोनों है, तो दोनों में से कौन सा होगा, तो आप क्या करेंगे, xb को इसके करस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे, डिवाइड, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपका लीडिंग एलिमेंट के लिए होगा ना, जिससे डिवाइड करने पे मिनिमम वैल्यू आएगी वही आपका लीडिंग एलिमेंट। तो पहले आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लिखे 5/6, फिर 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5/1। अब यहाँ पे अगर देखिए तो ये 5/6 है, 5/1 है, तो 5/1 मीन्स 5, और यहाँ पे क्या है 5/6, मतलब ये तो 1 से भी कम है, 1 से भी लेस है ना, तो मतलब यहाँ पे दोनों में से मिनिमम वैल्यू आपको 5/6 मिल गया। मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग 5 को 6 से डिवाइड किए तो आपका मिनिमम वैल्यू आया, तो 6 कहाँ पर है, ए वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आपका क्या होगा, लीडिंग एलिमेंट। और हम जानते हैं कि सिंपलेक्स मेथड जब हम पढ़ते हैं तो जो लीडिंग एलिमेंट होता है उसके सामने वाला जो वेरिएबल होता है वो लीव करता है, तो यहाँ पे लीव कौन सा करेगा, S2। ठीक है, तो देखिए x2 एंटर किया और h2 क्या होगा, यहाँ पर लीव करेगा, तो हम यहाँ पे लिखे x2 एंटर्स एंड h2 लीव्स द बेसिस। एक टेबल हमारा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टेबल में आएंगे। नेक्स्ट टेबल में जब आएंगे तो हमारा क्या होगा, h2 के जगह में क्या आ जाएगा, x2। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखे, x2 के जगह में क्या लिख दिए, s2 के जगह में क्या लिख दिए, x2, बाकी सब s1 s3 तो सेम रहेगा। अब कॉस्ट हम s1 का कॉस्ट अगर देखिए तो s1 का कॉस्ट आपके पास क्या है, यहाँ पर 0, तो 0 लिख दिए। x2 का कॉस्ट देखेंगे, x2 का कॉस्ट हमारे पास 6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखे, 6। फिर s3 के कॉस्ट में है और s3 का कॉस्ट आपका 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख दिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा लीडिंग एलिमेंट था उसको हम 1 बनाते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी प्रोसेस कर सकते हैं, यहाँ पे 6 है, ठीक है, लीडिंग एलिमेंट क्या है, 6, तो इसको आप 1 बनाएंगे। 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी ये 1 बनेगा। सभी एलिमेंट को डिवाइड करेंगे ना, किसी इस पर्टिकुलर को नहीं, सभी एलिमेंट को। तो यहाँ पे आपको जो नेक्स्ट टेबल जो बना है वहां पे तो ये x2 हो गया है ना, और यहाँ पे आपका 5/6 आ जाएगा, यहाँ पे -1/6 होगा और यहाँ पे 6 से डिवाइड करने पे 1 हो जाएगा, ये तो 0 है, ये भी 0 है, यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1/6 और 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टेबल में सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे ना, तो देखिए 5/6 -1/6 1 0 0 1/6 1। अब देखिए ये 1 हो गया। अब इसके ऊपर वाले जो पिछले टेबल में इसके ऊपर वाले को 0 करेंगे और इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करेंगे, जिसके लिए आप कोई भी ऑपरेशन लगा के यहाँ पे 0 कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी लीडिंग एलिमेंट तो 1 मिल गया, ठीक है, मतलब जो आपको पिछला नया टेबल मिला है वहां पे
इस टेबल की एंट्री को मैं पहले यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। क्या मिला है आपको 5/6 मिला है, यहाँ पे आपको -1/6 मिला है, और यहाँ पे जब आप 6 से डिवाइड किए तो 1 मिला है, और यहाँ पर 0 0 1 और क्या है यहाँ पर 0। आप क्या करेंगे, ऊपर को भी 0 करेंगे, नीचे को भी। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको करते हैं ना, इसके ऊपर क्या है यहाँ पे -4, इसको आपको 0 करना है। तो हम क्या लिखें यहाँ पे 5 4 -4, यहाँ पे 0 1 0 और 0। ठीक है, अगर आपको इसको 0 करना है ना, इसके बेसिस पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -4 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ, सॉरी -4 नहीं बल्कि +4 से करेंगे, तभी ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए जब आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के साथ करेंगे, तो फर्स्ट में जब आप 4 के साथ करेंगे तो देखिए फर्स्ट में क्या मिलेगा आपको, 4 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 5/6 × 4। ठीक है, और किसको ऐड करेंगे, सेकेंड को। तो सेकेंड को हम यहाँ पे ऐड किए, तो यहाँ पे देखिए 2 2 और 2 क्या होगा यहाँ पे 3 5 2 10/3, और 10 का जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी 3 का जब 5 के साथ 15 15 + 10 25/3, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आपको जो मिलेगा यहाँ का 25/3। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या मिला 25/3। सेम ऐसे ही सेकेंड को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम सेकेंड को देखें तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 4 का मल्टीप्लाई। जब आप -1/6 में 4 का मल्टीप्लाई करके 4 के साथ ऐड करेंगे तो 2 1 2 2 और 2 3 मतलब -2/3 मिला। क्या मिला यहाँ पे -2/3 + 4, तो यहाँ पे क्या 4 3 12, मतलब पॉजिटिव 10/3 इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हुई, यहाँ पर हाँ, यहाँ पर जो आपको मिला 10/3। फिर ऐसे ही नेक्स्ट को आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट को भी ऐसे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर, ये तो 0 ही रहेगा, यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा, यहाँ पे आपको 4 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए ये वाला आपका एंट्री ऊपर वाले रो का तो हो गया। अब आप क्या करेंगे, नीचे वाले को 0 करेंगे। तो नीचे वाले को 0 करना तो एकदम ईजी है। क्यों, कि देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ आपका जो लीडिंग एलिमेंट क्या है, 1 है। 1 था ना, ये वाला लीडिंग एलिमेंट था 1। ठीक है, आप इसको तो 0 कर लिए, आप यहाँ पे 0 करना है ना पिछले वाले रो से। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी 1 बन गया था। ठीक है, ये वाला 1 बन गया था, इसके बेसिस पे हम इसको 0 करें, इसको तो 0 कर लिए ना, अब इसको 0, ये तो 1 बन गया था, तो आप क्या करेंगे, इस मतलब जो नया टेबल जो बना है आपका क्या मिला है, 5/6 -1 1/6 0 0 1/6 0। आप क्या करेंगे यहाँ पर सॉरी 6 से किए हैं तो यहाँ पे 1 मिल गया है ना, ये 1 है आपका, सॉरी 1, और ये मिला है आपको -1/6। ठीक है 1, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, साइन चेंज होगा और इसके साथ ऐड कर देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पे 0 मिलेगा तो आपका नया टेबल का एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये टेबल कंप्लीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह इस टेबल में हमारा क्या हो गया कि जो लीडिंग एलिमेंट था 1 हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर वाले एलिमेंट और नीचे वाले एलिमेंट को हम 0 कर दिए। ठीक है, अब जब यहाँ पे आया तो हम क्या करेंगे, ZJ को कैलकुलेट करेंगे और CJ को। ZJ तो आप जानते हैं, ZJ को कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका CB कॉलम है उसका जब XB कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको ZJ मिलेगा XB के करस्पॉन्डिंग, और जब CB कॉलम का S1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको ZJ कहाँ का मिलेगा, X1 का। सेम वैसे X2 का मिलेगा, X3 का मिलेगा, S1 का मिलेगा, S2 का मिलेगा, S3 का मिलेगा। जैसे एक हम देखते हैं ना, देखिए 0 का मल्टीप्लाई 25 XB के लिए देखते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 25/3 के साथ करेंगे 0, 6 का मल्टीप्लाई 5/6 के साथ 0 मिलेगा, और 6 का मल्टीप्लाई 5/6 के साथ तो 5 मिलेगा, 0 का मल्टीप्लाई 25/6 के साथ तो 0 मिलेगा, तो 0 + 5 + 0 आपको मिलेगा यहाँ पर 5। सेम ऐसे आप कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे देखेंगे ZJ - CJ, ये ZJ है और ये हमारा CJ है। -1 - 4 आपको -5 मिलेगा, फिर 6 - 6 आपको 0 मिलेगा, 0 - 2 आपको -2 मिलेगा, 0 - 0 आपको 0 मिलेगा, 1 - 0 1 मिलेगा, एंड 0 - 0 आपको 0 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, नेगेटिव एलिमेंट ZJ - CJ में। अगर ZJ - CJ में यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स -2 है और -5 दोनों है, तो हम क्या करेंगे, मोस्ट नेगेटिव को लेंगे, और दोनों में से मोस्ट नेगेटिव टर्म क्या है, -5।
और -5 किसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, x1 के। इसका मतलब क्या हो गया कि x1 हमारा नया टेबल जो बनाएंगे हम सिंपलेक्स टेबल, उसमें x1 जो हमारा बेसिस पे एंटर करेगा। तो हम क्या लिखे, x1 एंटर्स द बेसिस। अब लीव कौन सा करेगा, तो इसके लिए आपको लीडिंग एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें x1 कॉलम में, ठीक है, x1 कॉलम में ये तो आपका नेगेटिव टर्म है, लीडिंग हो ही नहीं सकता। -5/6 भी नेगेटिव, ये भी लीडिंग नहीं हो सकता। तो लीडिंग एलिमेंट आपका कौन सा होगा, केवल ए। तो आपको यहाँ रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता चल गया कि 10/3 क्या है, नेगेटिव लीडिंग एलिमेंट। और 10/3 जो है लीडिंग एलिमेंट हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है, S1 के। मतलब क्या होगा, S1 यहाँ पे बेसिस से लीव करेगा और S1 के पोजीशन पे x1 आ जाएगा। तो हम क्या लिखे, x1 एंटर्स एंड S1 लीव्स द बेसिस। ओके, तो नया जो टेबल बनेगा उसमें हमारा S1 के पोजीशन पे x1 आ जाएगा, x2 तो सेम होगा, S3 भी हमारा सेम होगा। ठीक है, अब हम कॉस्ट लिखते हैं। x1 का कॉस्ट आपके पास 4 है तो हम 4 लिख दिए, x2 का कॉस्ट आपके पास 6 है तो हम 6 लिख दिए, S3 का कॉस्ट आपके पास 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, 0। ठीक है, S3 का कॉस्ट। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि जो लीडिंग एलिमेंट होता है उसको हम 1 बनाते हैं। तो लीडिंग एलिमेंट आपका 10/3 था, तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस रो में 3/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3/10 से करेंगे तभी 1 होगा। ठीक है, तो पूरे एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा। यहाँ पे 3/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5/2 मिलेगा। यहाँ पर 3/10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा। ये तो 0 था तो 0 लिखे, ये भी 0 था तो 0 लिखे। यहाँ पे 1 में 3/10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 मिलेगा। 2/3 में करेंगे तो 1/5 मिल जाएगा। ये तो 0 तो 0 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये जो आपका 1 आया है इसके बेसिस पे, इस रो के बेसिस पे आप क्या करेंगे, इस रो को मतलब इस एलिमेंट को 0 करेंगे और इसी रो को बेसिस पे मतलब इस 1 के बेसिस पे इसको 0 करेंगे। तो अगर 0 करना है तो देखिए आप क्या कीजिए, यहाँ पे अगर आपको इसको 0 करना है तो आप क्या कीजिए, -1/6 है तो आप इसमें 1/6 का मल्टीप्लाई, तो इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/6 का, और आप इस रो में ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 1/6, देखिए जैसे मैं एक का करके बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है, इसमें आपको 1/6 का मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आपको इसको 0 करना है, -1/6, और -1/6 में जब हम +1/6 ऐड करेंगे तभी 0 होगा क्योंकि यहाँ पे आपको 1 मिल गया है। तो यहाँ पे देखिए 5/6 है, -1/6 का 1/6 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, 5/12, और यहाँ पे एलिमेंट क्या है आपका 5/6। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, प्लस 5/6। जब आप इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा अपॉन में तो 12 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, +5 15, मतलब 15 बाई क्या होगा, यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 मतलब 5/4। देखिए 5/4 सेम आप आगे के एलिमेंट को कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सेम ऐसे ही। अब यहाँ पे अगर इसको आपको 0 करना है, ठीक है, मतलब इस वाले को, ठीक है, अगर इसको आपको 0 करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये 1 बन गया, क्या यहाँ पे -5/6 है तो आप 5/6 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए इस रो में। इस रो में आप 5/6 का मल्टीप्लाई कीजिए और इसके साथ ऐड कर दीजिए तो आपको यहाँ की एंट्रीज मिल जाएगी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, ZG की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो CB वाले कॉलम का XB वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको XB मिलेगा, ZJ के करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा, ZJ मिल जाएगा XB के करस्पॉन्डिंग। फिर ऐसे S1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, X2 के करस्पॉन्डिंग, X3 के, S1 के, S2 के, S3 के मिलेगा। ठीक है, तो आप कर लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम एक मैं करके बता रहा हूँ ना, ध्यान देना। जैसे यहाँ पे हम देखें, पहले क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 5/2 के साथ। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई जब आप 5/2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 20/2 मिल जाएगा। ओके, 20/2, हम इसको कैंसिल नहीं कर रहे, अपॉन में 2 रहने देते। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई 5/2 4 के साथ करेंगे तो 2 से कैंसिल कर देते, तो यहाँ पे 3 मिलेगा, 3 5 से 15, 15/2 मिलेगा, 15/2, और दोनों को ऐड करेंगे आप तो 35/2 मिल जाएगा। तो देखिए 35/2, फिर आप पूरे एलिमेंट के लिए ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर ZJ माइनस CJ निकालेंगे। 4 - 4 0, 6 - 6 0, 0 - 2 -2, और 3/2 - 0 3/2, 2 - 0 2 हो जाएगा, 0 - 0 0 मिल जाएगा। ये आपको मिल गया। अब यहाँ पे फिर हम देखें ZJ माइनस CJ, तो ये नेगेटिव आपको मिल गया। तो इसका मतलब क्या होगा, जो नेक्स्ट टेबल होगा उसमें x3 बेसिस पे एंटर करेगा। ओके, बेसिस पे एंटर करेगा। अब ड्यू कौन सा करेगा, तो इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट है, 0 है, लीडिंग हो नहीं सकता, 0 है, लीडिंग हो नहीं सकता, केवल 1 यहाँ पे मिला, तो मतलब 1 ही हमारा लीडिंग एलिमेंट होगा। तो यहाँ भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, 1 लीडिंग एलिमेंट। 1 जब लीडिंग एलिमेंट मिल गया तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, x3 तो आपको पता चल गया था, यहाँ पे बेसिस में एंटर करेगा। लीव को कौन सा करेगा, इसके सामने का, मतलब S3 यहाँ से लीव करेगा, मतलब S3 के पोजीशन में नेक्स्ट टेबल में x3 आ जाएगा। तो देखिए हम क्या लिखे, x1 x2 और S3 के पोजीशन पे x3 लिख दिए,
अब क्या करेंगे, x1 का कॉस्ट, x2 का कॉस्ट, x3 का कॉस्ट। x1 का कॉस्ट 4 है, 4 लिख दिए, x2 का कॉस्ट 6 है, 6 लिख दिया, और x3 का कॉस्ट, x3 का कॉस्ट क्या है 2, तो हम 2 लिख दिए। अब क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट को आपको 1 बनाना रहता है, तो लीडिंग एलिमेंट तो ऑलरेडी पहले से 1 है, तो हम सेम लिख देंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, हम 1 इसको टेबल को सेम लिख दिए। अब उसके ऊपर वाले को 0 करते थे, तो ऑलरेडी पहले से 0, तो यहाँ पे आपको एंट्रीज कुछ नहीं करना है, जैसा है सेम लिख दीजिए, सेम एंट्री कर दिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे zj की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए इस का मल्टीप्लाई इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ करके ऐड करेंगे, तो आपको मिलेगा यहाँ की वैल्यू। अब इसका एलिमेंट का इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहाँ की वैल्यू इस एलिमेंट का यहाँ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो एलिमेंट सेम ऐसे पूरे एलिमेंट मिल जाएंगे ना। उसके बाद हम निकालेंगे zj माइनस cj, तो 4 माइनस 4 0 मिलेगा, 6 माइनस 6 0 मिलेगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 2 माइनस 0 0 2 मिलेगा, 2 माइनस 0 2 मिलेगा, 2 माइनस 0 2 मिल जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हम देखें तो हमारा zj माइनस cj पॉजिटिव आ गया। जब zj माइनस cj पॉजिटिव आ गया तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं xb वाले कॉलम में, देखते हैं यहाँ कोई नेगेटिव टर्म्स तो नहीं है, तो यहाँ तो नेगेटिव टर्म्स नहीं, यहाँ भी क्या है हमारे पॉजिटिव टर्म्स है। जब यहाँ भी आपको पॉजिटिव टर्म्स मिल गया तो हम देखेंगे ये हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि x1 और x3 दोनों के लिए, क्योंकि मिक्स इंटीजर प्रोग्रामिंग दिया था। और देखिए क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि x1 एंड x3 आर इंटीजर्स, x2 से हमको मतलब नहीं है, x1 और x3 क्या है इंटीजर, मतलब x1 और x2 दोनों की वैल्यू इंटीजर आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब हम देखें तो x1 की वैल्यू आपकी 5/2 मिली है, ठीक है, और x3 की वैल्यू 25/4 मिली है, दोनों यहाँ पे नॉन इंटीजर्स है, ठीक है, दोनों क्या है यहाँ पे नॉन इंटीजर्स है। अब दोनों नॉन इंटीजर्स है तो आप यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक नया स्लैक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा जिसको हम g1 देंगे, ठीक है। लेकिन आप इसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे कि इसके x3 के करस्पॉन्डिंग, ये आपको कैसा पता चलेगा, क्योंकि यहाँ तो दोनों है, अगर कोई एक होता फ्रैक्शनल तो हम उसके करस्पॉन्डिंग नया स्लैक वेरिएबल को डिफाइन कर ले, लेकिन यहाँ दोनों है। जब दोनों में है तो हम क्या करेंगे, 5/2 का फ्रैक्शनल कट निकालेंगे और 25/4 का फ्रैक्शनल कट, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम डिफाइन करेंगे। तो देखो x1 की वैल्यू 5/2 है, इसके फ्रैक्शनल कट को जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5/2 को 2 + 1/2 लिख सकते हैं अलग करके, 2 2 = 4, 2 लिख दिए, प्लस 1 बचा रिमाइंडर, तो 1/2, ठीक है। तो f1 की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई, मतलब जो पहला वाला वेरिएबल x1 था उसके करस्पॉन्डिंग आपको फ्रैक्शनल कट 1/2 मिल गया। सेम ऐसे ही x3 के करस्पॉन्डिंग अगर आप करेंगे तो 1/4, तो हम दोनों में से मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे ना, तो मैक्सिमम ऑफ f1 f2, अगर 3 भी होता तो यहाँ पे हम तीनों में से मैक्सिमम देखते, तो यहाँ पे 1/2 1/4 दोनों में से मैक्सिमम क्या है 1/2 जो कि किसके करस्पॉन्डिंग है, x1 के करस्पॉन्डिंग। तो मतलब जो आप नया स्लैक वेरिएबल यहाँ पे g1 जिसको हम गोमोरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं ना, ये हम किसके करस्पॉन्डिंग डिफाइन करेंगे, फर्स्ट वाले रो के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो हमको ये देखना पड़ेगा फर्स्ट वाले रो में एंट्रीज क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब आप एंट्री देखेंगे तो 5/2 1 0, पहले हम लिख लेते हैं ना, 5/2 1 0 0, देखिए कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे इसको लिख ले रहा हूँ, 5/2 है, फिर है यहाँ पे 1 है, फिर 0 है, फिर 0 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या था आपका 5/2 1 0 0, 3/10 1/5, 3/10 1/5, और यहाँ पे क्या है 0 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे नया जो कांस्टेंट है g1 से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस रो को ही पूरा लिख लेते हैं, देखिए कैसे लिखे हैं। 5/2 को आप फ्रैक्शनल कट अलग करके लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 + 1/2 लिख सकते हैं, इक्वल टू ये जो था 1 किसके करस्पॉन्डिंग था, x1 के। देखिए टेबल में अगर देखें तो ये जो 1 है किसके करस्पॉन्डिंग है, x2 के, x1 के, 0 जो है x2 के, x3 के करस्पॉन्डिंग 0, s1 के करस्पॉन्डिंग 3/10, s2 के करस्पॉन्डिंग 1/2 और s3 के करस्पॉन्डिंग 0। तो यहाँ पे आपको इजी पड़ेगा, तो देखिए हम लिखिए 2 + 1/2, x1 के करस्पॉन्डिंग 1 है, x2 के करस्पॉन्डिंग 0, s3 के करस्पॉन्डिंग 0, s1 के करस्पॉन्डिंग 3/10, s2 के करस्पॉन्डिंग 1/5 और s3 के करस्पॉन्डिंग क्या है यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो देखिए ये हम इसको लिख लिए, तो हमारा तो इसका कोई यूज नहीं, इसको इरेज कर देते, ओके। अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टेबल में, मतलब जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल कट डिफाइन करेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे g1, ठीक है। g1 कैसे लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका इसी को हम f के 0, जब फॉर्मूला हम लोग इसके पिछला देखे तो यहाँ तो कोई नेगेटिव टर्म्स नहीं है, तो यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाला ना, जैसे क्या करना है सिंपल सा एकदम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, इसको आप राइट में ले जाएंगे तो -1/2, इसी को हम f0 भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, f के 0, मतलब देखिए जैसे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं, g1 = -f के 0 लिख देते, तो हमारा क्या हो गया -1/2 प्लस x1 का जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है 1 है, इंटू में
तो इसका फ्रैक्शनल कट क्या होगा 0, क्योंकि पूरा इंटीजर है। ठीक है, यहाँ पे क्या देखे 0, तो ये तो 0 ही रहेगा। यहाँ भी क्या देखे 0, तो यहाँ तो फ्रैक्शनल कट भी 0 होगा। 3/10 है तो फ्रैक्शनल कट के फॉर्म में ही है, तो 3/10 लिखे। यहाँ पे 1/2 ये भी फ्रैक्शनल कट के फॉर्म में है, तो 1/2 होगा। फिर यहाँ पर 0 है, तो इसको हम क्या लिखें यहाँ पर 0। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, पहले हम अरेंज करेंगे। x1 लिखेंगे, फिर x2, फिर x3, फिर s1 s2, फिर क्या करेंगे s3, उसके बाद g1, फिर राइट साइड में जो कांस्टेंट बचे होंगे। तो देखिए जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन ये तो 0 है, तो आपको यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको ट्रांसफर किए, इसको लेफ्ट में लेगा, इसको भी लेफ्ट में लेगा, इसको भी लेफ्ट में लेगा, तो -3/10 s1, s2 को ले गए तो -1/5 s2 हो गया, इसको ले गए तो 0 s3 हो गया। ठीक है, फिर प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे g1, जैसे था ये तो लेफ्ट में था ही, रहने दिए। और राइट में आपका क्या बचेगा -1/2। अब आप क्या करेंगे, इसके बेसिस में नया यहाँ पर डिफाइन करेंगे, तो नया टेबल बनाएंगे ना। तो देखिए जब हम टेबल बनाएंगे तो आपके कॉलम्स तो सेम होंगे, बस एक नया कॉलम क्या हो जाएगा g1 ऐड हो जाएगा। और रो में भी देखिए यहाँ पे x1 x2 x3 पिछले रो में था, पिछले टेबल में, बस एक नया वेरिएबल सिलेक्ट वेरिएबल आप क्या करेंगे g1 को डिफाइन कर देंगे g1। तो देखिए ये जो x1 की एंट्री, x2 वाले रो की एंट्री और x3 वाले रो की एंट्री, आप जो पिछला टेबल था उसके जैसा सेम लिख देंगे। x1 x2 x3 की एंट्री पूरा सेम रहेगा ना। ठीक, बस यहाँ पे g1 की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि वहां तो g1 था ही नहीं, तो 0 लिख देंगे। अब आप g1 वाले रो की एंट्री कैसे करेंगे, तो g1 वाले में सबसे पहले देखिए यहाँ पे g1 का कॉस्ट, तो g1 का कॉस्ट यहाँ से आपको 0 है, तो हम 0 लिख दिए। xb की वैल्यू क्या होगी, xb हम किसको बोलते हैं, जो राइट साइड मिलता है, इसी कॉन्स्टेंट से हमारा g1 डिफाइन होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा -1/2, तो -1/2 लिख दिए। x1 का कोफिशिएंट आपका 0 है, तो हम क्या लिखे यहाँ पे 0। x2 का कोफिशिएंट 0, तो हम यहाँ से 0 लिखे। x3 का कोफिशिएंट भी 0 है, तो 0 लिखे। s1 का कोफिशिएंट -3/10 है, तो -3/10। x2 का कोफिशिएंट जो है -1/5, तो -1/5। s3 का आपका 0 है, तो 0 लिखे। और g1 का तो 1 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख दिए 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे इस कॉलम का cb का xb वाले के साथ मल्टीप्लाई करके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, तो यहाँ आपको 30 मिलेगा। इसका जब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, सेम यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ पे 0। जब आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब हम यहाँ पे zj माइनस cj निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 4 - 4 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, 2 - 0 2, 2 - 0 2 एंड 2 - 0 2, और यहाँ पे 0 - 0 आपको 0 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें तो zj माइनस cj तो आपका पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो सिंपलेस्ट टेबल तो यहाँ से हमारा कंप्लीट। लेकिन हम क्या देखेंगे, ये तो पॉजिटिव आ गया, उसके बाद हम डायरेक्ट जंप करते हैं एसबी वाले में। एसबी हमारा पॉजिटिव आना चाहिए, लेकिन अगर मैं देखा तो यहाँ पे एसबी में जो जीवन के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है नेगेटिव है, तो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे डुअल सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, जो नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, ये जीवन के, जीवन के। तो इसका मतलब होगा जीवन वाला रो यहाँ से जीवन जो है यहाँ से ल्यू करेगा, तो हम क्या लिखे डुअल सिंप्लेक्स मेथड से जीवन ल्यूज। ठीक है, जीवन क्या होगा ल्यू करेगा। एंड S1 एंटर, अब कैसे पता चलेगा हमारा S1 एंटर करेगा कि S2 करेगा कि X1 की X2 की X3। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या देखेंगे, देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्म्स लीडिंग मिलेगा ना, तो नेगेटिव टर्म्स आपके कहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक क्या है यहाँ पर है। इस रो में अगर देखें तो केवल यहाँ मतलब आपका -3/10 लीडिंग हो सकता है, या फिर क्या होगा -1/5 लीडिंग होगा। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, अब दो वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे जेड माइनस सीजे वाले को इससे डिवाइड करते हैं, जहां पे आपका और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, जिससे डिवाइड करने पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। तो पहले 2 को डिवाइड करेंगे -3/10 के साथ, तो हम लिखे 2 को डिवाइड किए -3/10 से, फिर इस 2 को डिवाइड किए -1/5 से, तो -1/5। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आएगा -20/3 और यहाँ पे आपका आएगा -10। ओके, अगर यहाँ पे हम देखें तो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू को अगर जज करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आई है -20/3। कब आई है, जब आप 2 को -3/10 से डिवाइड किए, तो ये -3/10 जो है आपका लीडिंग एलिमेंट होगा। -3/10 आपका क्या मिल गया लीडिंग एलिमेंट, और ये लीडिंग एलिमेंट किस कॉलम में आया है S1 में। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, जीवन तो बेसिस से ल्यू किया था, अब एंटर कौन करेगा S1। तो जो नेक्स्ट टेबल बनेगा वहां पे हम क्या लिखेंगे कि X1 X2 X3 सेम होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीवन के पोजीशन पे S1 हो जाएगा।
ठीक है, ये हमारा हो गया। टेबल तो सेम बनाएंगे हम, जो एंट्रीज है यहाँ पे x1 की एंट्री, x1 का कॉस्ट आपका 4 है तो 4 लिख दिए, h2 का कॉस्ट 6 है तो 6 लिख दिए, x3 का 2 है तो 2 लिख दिए, s1 का आपका 0 है तो 0 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लीडिंग एलिमेंट भी बनाया इसको हम 1 बनाएंगे, और लीडिंग एलिमेंट हमारा क्या मिला -3/10, इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -10/3 से इस रो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो -10/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा 5/3, यहाँ पे तो 0 रहेगा, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लीडिंग को 1 बनाना था, इसलिए हम लोग 10/3 से -10/3 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पे आपका 1, यहाँ 2/3, 0 0। अब क्या करेंगे, इस रो के बेसिस पे, ये आपका लीडिंग एलिमेंट है, इसके पूरे वाले ऊपर वाले को 0 बनाएंगे। देखिए यहाँ तो आपका लीडिंग एलिमेंट 1 बन गया था, ठीक है, इसके बेसिस पे आप इसको पहले 0 बनाएंगे तो ये तो 1 बन गया था, यहां से आप देखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस रो में, यहाँ वाले में जो लीडिंग बनने के बाद जो आया है ना, उसमें क्या कीजिए, -1/4 का मल्टीप्लाई करके अगर इसके साथ ऐड कर देंगे इस रो के साथ, तो ये आपका 0 हो जाएगा। इसको अगर 0 करना है तो क्या करेंगे, लीडिंग एलिमेंट वाला ए है ना, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1/20, तो आप इसमें -1/20 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको ए वाला रो मिल जाएगा सेकेंड। और इसको 0 करना है तो आपको लीडिंग एलिमेंट वाला जो रो आया है, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 3/10 है लीडिंग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे क्या है 1 है, तो आप क्या करेंगे, -3/10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। तो आप ये टेबल बना लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ZJ की वैल्यू निकालेंगे, CB का करस्पॉन्डिंग SB के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे SB के करस्पॉन्डिंग ZJ मिल जाएगा, फिर ऐसे X1 के करस्पॉन्डिंग मिलेगा, फिर ये पूरी वैल्यू, फिर हम यहाँ पे निकालेंगे ZJ माइनस CJ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देखा तो ZJ माइनस CJ आपका पॉजिटिव आ गया, नॉन नेगेटिव आ गया, एक्चुअली पॉजिटिव नॉन नेगेटिव बोलेंगे, और SB भी हमारा क्या आ गया, नॉन नेगेटिव, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो हमारा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब X1 और X3 दोनों इंटीजर होने चाहिए, लेकिन X1 तो 2 है, इंटीजर है, लेकिन X3 की वैल्यू हमारी क्या आ गई यहाँ पे 35/6, जो कि नॉन इंटीजर है। ठीक है, नॉन इंटीजर वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, नॉन इंटीजर हमारा किसके करस्पॉन्डिंग है, X3, क्योंकि हमको X2 से कोई मतलब नहीं है, केवल X1 और X3 नॉन इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये तो इंटीजर है हमारा, X3 इंटीजर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, X3 किस रो में है, थर्ड रो में है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड रो के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक नया स्लैक वेरिएबल अगेन डिफाइन करेंगे, जिसको हम नाम देंगे G2, G1 हम कर दिए थे, अब G2 देंगे, जिसको हम गोमोरियन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे एलिमेंट क्या है, 35/6, और 35/6 को हम अगर फ्रैक्शनल और कंप्लीट नंबर के फॉर्म में लिखे तो 6 5 30, मतलब 5 + 5/6 लिख सकते हैं, 5 + 5/6। ओके, और ये एलिमेंट को हम सेम लिख देते हैं, एक X1 के करस्पॉन्डिंग, X2 के करस्पॉन्डिंग, X1 X3 के करस्पॉन्डिंग, S1 S2 S3 के करस्पॉन्डिंग, और S4 के करस्पॉन्डिंग, G1 के करस्पॉन्डिंग एक्चुअली। तो देखिए यहाँ पे हम क्या किए, 5 + 5/6 जो 35/6 था उसको ब्रेक करके लिख दिए। X1 के करस्पॉन्डिंग 0 था वहां पर थर्ड रो में, तो 0 लिख दिए, X2 के करस्पॉन्डिंग 0 था तो 0 लिख दिए, X3 के करस्पॉन्डिंग 1 था तो 1 लिख दिए, S1 के करस्पॉन्डिंग 0 था तो 0 लिखे, S2 के करस्पॉन्डिंग -1/6 था, देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए S2 के करस्पॉन्डिंग -1/6 है, और यहाँ पे S3 के करस्पॉन्डिंग 1 है, और G1 के करस्पॉन्डिंग 5/6 है, तो हम यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, ये पूरी वैल्यू को लिख लिए। अब आप इसका फ्रैक्शनल कट डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, G2 हम यहाँ पे नाम दिए नए वेरिएबल का। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5/6, तो यहाँ पे क्या होगा, -f(0) होता है, तो ये आपका f(0) एक्चुअली है, तो यहाँ पे आप क्या होगा, -f(0) मतलब 5/6 है। आप बोल सकते हैं यहाँ पे हम राइट साइड ट्रांसफर कर लिए। इसका फ्रैक्शनल कट 0 है तो 0 ही रहेगा, यहाँ भी 0 तो 0 का तो फ्रैक्शनल कट 0 ही होगा। 1 का फ्रैक्शनल कट क्या होगा, तो 1 का फ्रैक्शनल कट क्या होगा, 0, क्यों, क्योंकि ये तो पूरा कंप्लीट नंबर है, यहाँ कोई रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखे तो 0 है तो 0 लिख दिए। अब नेगेटिव टर्म्स है, और मैं बताया था नेगेटिव टर्म्स में यहाँ पे हम लोग कैसे निकालते हैं ना, -1/6 S2 है तो -1/6 X2 तो आप सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे क्या होगा, f(0) अपॉन में f(0) -1 इसका कोफिशिएंट लिख देंगे आप। मिक्स इंटीजर में ऐसे ही हम निकालते हैं ना, तो f(0) आपका क्या है 5/6, क्योंकि फॉर्मूला में ये माइनस f(0) होता है, इसी को हम f(0) बोलते हैं, तो क्या हो गया 5/6 अपॉन में f(0) -1, f अपॉन में f(0) सॉरी f(0) अपॉन में f(0) -1 होता है, तो 5/6 अपॉन में 5/6 -1, और इसको हम जैसा है वैसे लिख दिए। प्लस S3 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है तो इसका फ्रैक्शनल कट 0 हो जाएगा, 5/6 है G1 का, तो ये तो फ्रैक्शनल कट के फॉर्म में ये 5/6। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्ट ट्रांसफर इसको X1 को पहले हम लेफ्ट में ले गए तो आपको 0 X1 मिलेगा, X2 को ले गए तो 0 X2, X3 को ले गए लेफ्ट में तो 0 X3,
S1 को ले गए तो 0 S1, इसको यहाँ पे पहले हम कैलकुलेट करके तब ट्रांसफर करते हैं। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5/6 और यहाँ पे मिलेगा -1/6 अपॉन में 6 कैंसिल, मतलब यहाँ से आपको पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे -5 मिलेगा और -5 का जब -1/6 के साथ करेंगे तो +5/6 मिल जाएगा और +5/6 को आप जब लेफ्ट में ले जाएंगे तो -5/6 S2 हो गया। ओके, 0 S3 को ले गए तो 0 S3 +5/6 G1 को ले गए तो -5/6 G1 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी क्या था G2, पहले से लेफ्ट में था तो G2 लिख दिए और राइट में आपका क्या बचेगा -5/6। तो ये नया कांस्टेंट आपका डिफाइन हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग आप नया टेबल बनाएंगे, CB कॉलम, YB कॉलम, XB कॉलम, X1 X2 X3 S1 S2 S3 जैसा था वैसे रहेगा G1 भी। अब एक नया यहाँ पे ऐड हो जाएगा G2। ठीक है, यहाँ भी आपका जो पिछले टेबल में X1 था X2 था X3 था S1 सेम रहेगा, बस यहाँ पे नया हो जाएगा G2। देखिए जैसे यहाँ पिछले टेबल में X1 था X2 था X3 था S1, आप पे क्या करेंगे ये पूरी एंट्री को आप सेम करेंगे, बस आप G1 की जो एंट्री है वो आपका जो कांस्टेंट डिफाइन किया उससे बनेगा, ये एंट्री सेम होगी। तो देखिए इस सभी एंट्री को हम लोग यहाँ पर नोट कर लिए यहाँ से यहाँ तक पूरा, बस वहां पे G2 नहीं था तो हम G2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को 0 ले दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम G2 वाला, ये जो G2 वाला रो है इसको डिफाइन करेंगे। तो G2 का कॉस्ट पहले लिखेंगे, G2 का कॉस्ट क्या है यहाँ पर 0, तो हम 0 लिख दिए। G2 के लिए XB की वैल्यू, तो G2 के लिए XB की वैल्यू क्या है यहाँ पे -5/6, तो -5/6। X1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, X2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, S3 के करस्पॉन्डिंग 0, तो हम 0 लिखते गए। S1 के करस्पॉन्डिंग भी 0 और यहाँ पे S2 के करस्पॉन्डिंग -5/6, तो -5/6। S3 के करस्पॉन्डिंग 0, G1 के करस्पॉन्डिंग -5/6 और यहाँ पे G2 के करस्पॉन्डिंग 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख दिए। ओके, अब हम यहाँ पे अगर देखें तो हम क्या करेंगे, CB वाले का XB के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए 4 का मल्टीप्लाई आप 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 7 के साथ तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 7 6 42, 6 कैंटल 7 मिल जाएगा, तो 8 + 7 यहाँ पे आपको मिल जाएगा 15, यहाँ से तो आपको 15 मिल गया। अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो आपको 35/3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए क्या मिला था, जब इन सब का किए तो यहाँ से ऐड करने के बाद आपको 15 मिला, इसका 4 का 8 के साथ किए और 6 का 2 के साथ, तो देखिए 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ 8 मिलेगा, यहाँ पे 1 करके बता देना। 6 का 2 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7 प्लस 2 का 35/6 के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 35/2 और बाकी तो यहाँ पे करने पे 0 आ जाएगा, +0 +0 आप पूरे को ऐड करेंगे। 8 7 से 15, 15 को 2 से 30 और 30 को में 35 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 8 7 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 15। ओके, 8 7 से यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 2 से 8 और यहाँ पे 7 ना। ओके, 8 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे 15। ठीक है, और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ओके मल्टीप्लाई करेंगे 35/3 होगा एक्चुअली 15 और 15 3 से क्या होगा यहाँ पे 15 3 से 45, 45 में जब आप 35 ऐड करेंगे तो 80, मतलब 80/3 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगी 80/3। यहाँ पे आपको सिम 4 मिलेगा, 6 मिलेगा, 2 मिलेगा, 0 मिलेगा, 2/3 मिलेगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे होगा 20/3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 0। अब ZJ माइनस CJ की वैल्यू निकालेंगे तो आपको ZJ माइनस CJ की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे अगर देखें तो ZJ माइनस CJ पॉजिटिव आ गया, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे XB वाले कॉलम को देखेंगे तो XB, तो यहाँ पे XB के करस्पॉन्डिंग जो G2 है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो आप यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स मेथड का यूज करेंगे और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा G2 बेसिस से लीव करेगा, तो हम क्या लिखें यहाँ पर G2 लीव्स द बेसिस। अब एंटर कौन सा करेगा, तो देखिए यहाँ पे 1 तो लीडिंग एलिमेंट होगा नहीं, क्या होगा यहाँ पर इसी के करस्पॉन्डिंग आपको लीडिंग एलिमेंट मिलेगा, ये -5/6 होगा या फिर ये वाला -5/6 लीडिंग एलिमेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे ZJ माइनस CJ से और इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे, दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा, जिससे डिवाइड करने पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वही हमारा लीडिंग एलिमेंट होगा। तो कि हम 2/3 को डिवाइड किए -5/6 के साथ, 20/3 को डिवाइड किए -5/6 के साथ, तो यहाँ पे आपको -4/5 आया और यहाँ पे आपका आया -8, दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है -4/5, मतलब क्या है इस -5/6 को जब 2/3 को -5/6 के साथ डिवाइड किए तब आपका मैक्सिमम आया, तो ये आपका लीडिंग एलिमेंट हो गया। किसके करस्पॉन्डिंग है S2, मतलब S2 जो होगा बेसिस पे लीव एंटर करेगा, G2 लीव किया और S2 क्या करेगा एंटर, तो हम क्या लिखे यहाँ पे G2 लीव्स एंड S2 एंटर्स द बेसिस। तो हम क्या किए यहाँ पे S2 के जगह G2 के जगह में S2 कर दिए और बाकी सब सेम लिखे। अब क्या करेंगे आपको और इसके कॉस्ट को यहाँ पे लिख दिए। ओके, अब क्या करेंगे जो आपका लीडिंग एलिमेंट है उसको आपको 1 बनाना रहता है, तो यहाँ पे -5/6 है, इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे
-6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस रो में, तो आपका H2 की एंट्री मिल जाएगी। ठीक है, अब लीडिंग एलिमेंट के ऊपर वाले को आपको 0 बनाना होता है। तो देखिए लीडिंग एलिमेंट ये वाला था ना, ये आपका 1 है, आपको यहाँ पे क्या है 2/3, तो आप क्या कीजिए इस रो में -2/3 का मल्टीप्लाई करके इस रो के साथ ऐड कर दीजिए, आपको ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। यहाँ पे -1/6 है, तो आप क्या कीजिए इस रो में 1/6, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1/6 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करेंगे तो आपको ए वाला रो मिल जाएगा। अब ए वाले रो को सेकेंड रो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/6 है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1 है, -1/6 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड कर दीजिए तो आपको ये वाला मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये तो ऑलरेडी 0 है, तो यहाँ पे आप कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, फिर आप जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और जेड माइनस सी की वैल्यू। जब यहाँ पे हम जेड और जेड माइनस सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमको क्या पता चला कि जो जेड माइनस सी उसकी वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई, मतलब नॉन नेगेटिव। ओके, और यहाँ पे अगर हम सीजे वाला कॉलम देखें, एक्स बी वाला कॉलम देखें, तो ये भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या कि x1 x3 आपका इंटीजर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो यहाँ पे क्या मिला, x1 भी इंटीजर है जो कि 2 है, और x3 भी इंटीजर है। x2 से तो हमको कुछ मतलब नहीं था, वो कुछ भी आता, लेकिन यहाँ पे x2 भी इंटीजर आ गया, लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 और x3 केवल इंटीजर होना चाहिए, x2 कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या लिखे, हियर द ऑप्टिमम, मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्टिमम सोल्यूशन है वो ऑब्टेन हो गया, तो हम क्या लिखे, हियर द ऑप्टिमम सोल्यूशन इज एन इंटीजर, तो हेंस द ऑप्टिमम सोल्यूशन गिवन बाय, कैसे होगा, x1 की वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ पर 2 है, x2 की वैल्यू देखे तो 1 है, और x3 की वैल्यू 6 है, और यहाँ पे मैक्सिमम जेड आपका क्या मिला 26, और ये आपका आंसर होगा। तो देखिए इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।